मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो क्रॉप है उसको कैसे हम लोग उगा सकते हैं और उसको कौन सी मेथड उसमें होती है जैसे कि हमें करनी पड़ती है, और उसका मैनेजमेंट हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। तो बूझो और पहेली आपको पता होगा। तो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज ए फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लो इन द फील्ड। तो पहेली और बूझो आपको पता है कि जो साइंस की बुक के अंदर कैरेक्टर आते हैं जो आपको पढ़ाई में हेल्प करते हैं। तो वो लोग गए हैं अपने अंकल्स के हाउस पे। उन्होंने एक दिन उधर देखा खुरपी, सीकल, सोवेल और प्लो, क्योंकि उनके अंकल फार्मर थे। वो उन्होंने ये सब टूल्स देखे जो कि खेती करने में काम आते हैं फील्ड में। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो हम सबको पता है कि ऑल लिविंग थिंग रिक्वायर फूड। तो हम सबको पता है कि जो धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको खाना यानी फूड चाहिए। प्लांट कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। तो प्लांट जो कि पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद ही बना देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से, जो कि हम लोग पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हम तो मैंने बताया कि वो लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करते हैं अपना खाना बनाना, फूड प्लांट सिंथेसाइज। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी पे डिपेंडेंट होता है। सो वेयर डू एनिमल कैन गेट फूड फ्रॉम। तो कहाँ से एनिमल अपना खाना ढूंढते होंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो हमको सबसे पहले खाने की ज़रूरत क्यों होती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडीज फंक्शन। तो हमको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमें फूड में से मिलती है। सच एज डाइजेशन, respiration, excretion. We get our food from plant or animal or both. तो हमें खाना प्लांट और एनिमल दोनों में से मिलते हैं। Since we all need food, how can we provide, मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, how can we provide food to a large number of people in our country। तो फूड आंसर है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो हमें पता है हमारे देश में बहुत सारे खेत हैं जिसकी वजह से हमें खाना पूरी तरह से मिलता है। in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is required and management and distribution is necessary। तो हमको पता है कि फूड लार्ज पॉपुलेशन के लिए, ज़्यादा लोग के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना है, यानी कि हमें रेगुलर पाक उगाने पड़ते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, नेसेसरी है। तो अब हम लोग चालू करेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम है 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food। हमें पता है 10,000 सालों पहले के लोग खाना ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ जाते थे। They eat raw fruits and vegetables and started hunting animals for food। तो वो जैसे कि फ्रूट पेड़ पे से वेजिटेबल खाते थे और हंट करते थे एनिमल को खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उन्हें पता चलने लगा और उन्होंने भी खेती चालू कर दी। सबसे पहले उन्होंने राइस, वीट और थोड़े और खाने के पाक उगाना शुरू किए। थस वॉल ए बॉर्न ऑफ एग्रीकल्चर। और वहाँ से ही एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ था। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो बहुत सारे सेम काइंड के प्लांट एक जगह पे ही अगर उगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो एग्जाम्पल क्रॉप की है जो व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड आर दैट व्हीट। तो जैसे कि व्हीट को हम लोग एक लार्ज स्केल के खेत में उगा रहे हैं तो पूरी जगह पे अगर व्हीट ही हमने उगाए हो यानी कि गेहूँ, तो उससे हम लोग क्रॉप कह सकते हैं। You already know that crop are different types of cereals, vegetable and fruits। तो हमें पहले से ही पता है कि क्रॉप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो ये हमें पता चलता है, क्लासीफाई हो सकता है उसके बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे, कौन सी सीजन में ये उगते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर।
तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत चेंज होती रहती है, जैसे कि समर, मानसून, विंटर, इस टाइप के सीजन हमारे यहाँ पे आते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच variety of crop grown in plants of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are तो इंडिया की बहुत सारे क्रॉप उगाए जाते हैं अलग अलग टाइप्स के, और इसे हम लोग दो टाइप में देख सकते हैं। पहला टाइप है खारीफ क्रॉप। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारीफ क्रॉप। तो यहाँ पे हमें खारीफ क्रॉप की डिफाइन मिल चुकी है, जो कि द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, ये डिफाइन है उसकी। और जो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है उसे खारीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम इंडिया में जनरली जून टू सितंबर में आता है, जिसके अंदर हम लोग पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन उगाते हैं। उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं, क्योंकि इन सारे प्लांट्स को, इन सारे क्रॉप को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरा है राबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप। जो यहाँ पे डिफाइन मिल चुकी है, जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उसे राबी क्रॉप कहते हैं। तो इंडिया में जनरल विंटर सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च तक। तो इस टाइम में जो क्रॉप उगता है उसे हम लोग कह सकते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड लिनसीड। तो ये सारे जो प्लांट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन सबको कम पानी चाहिए हो रहा है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो यहाँ पे पहले ने आंसर दिया, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। तो पूछो का क्वेश्चन था, पैडी आखिर ठंडियों की सीजन में क्यों नहीं उगता है। तो पहले ने आंसर दिया, पैडी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर देयर इट इज़ ग्रोन इन ओनली रेनी सीजन। तो पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो वो विंटर सीजन में नहीं ग्रो कर सकता। उसे होना हो तो वो रेनी सीजन में ही हो सकता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो क्रॉप का कल्टीवेशन होता है वो फार्मर के द्वारा होता है पीरियड ऑफ टाइम पे। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय द वेन यू ग्रो ए ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो ये सब हमें पता है कि ये सब सिमिलर है गार्डनर की तरह, और हम लोग या फिर घर में क्रॉप कोई ग्रो करते हैं उसकी। दैट इज और टास्क आर रिफरेड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सब मेथड दिया है 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, कि हमें कौन सी मेथड की मदद से हम लोग एक अच्छा सा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। तो हमें सॉइल को अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, हम पहले क्रॉप को बराबर का पानी देना पड़ेगा, उसके बाद वो क्रॉप सॉइल रेडी होगी। उसके बाद हमें करना पड़ेगा सोविंग, के अंदर हमें सीड्स डालने पड़ेंगे, सो करने पड़ेंगे सॉइल के अंदर। उसके बाद क्योंकि अगर वेट वाली यानी कि पानी वाली अगर सॉइल होगी तो उसके अंदर सीड तुरंत ही अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमें एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र आता है वो हमें मैन मेड होता है, और मैन्योर होता है वो सॉइल के अंदर ऐसे ही प्रिपेयर होता है, खाद, वो हमें वो डालना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है इरीगेशन, यानी कि पानी देना। इरीगेशन का मतलब है पानी देना। उसके बाद फिफ्थ थिंग है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सीड्स, वीड्स। जो वीड्स हमें पता है कि जो कि प्लांट्स के साथ, मेन क्रॉप के साथ अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो होता है, उसे वीड्स कहते हैं। तो वीड्स जैसे बढ़ने लगे हमें उसको कट करना पड़ेगा, वरना वो मेन प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर वो लेने लगेगा। तो हमें उसको कट करना पड़ेगा जैसे ही वो मैच्योर हो उसके पहले। उसके बाद हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग होता है जब अपना मेन क्रॉप जो है वो मैच्योर हो गया हो, तभी हमें उसको काटना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट हमें एक प्रोसेस करनी है, उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। उसके बाद फार्मर हमें बेचता है। तो अब नया टॉपिक आया है प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न टू द सॉइल एंड लूजन इट। तो अभी सॉइल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, कि जैसे कि सॉइल लूजन हो जाए। दिस अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और वो रूट्स को अलाउ करता है कि बहुत ज़्यादा अंदर जा सके सीड। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। और जो लूज सॉइल होती है वो रूट को ब्रीथ करने में आसानी करती है। तो पढ़ेंगे द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल।
तो जो लूजन सॉइल होती है वो मदद करती है अर्थो माइक्रोब को प्रेजेंस में सॉइल के अंदर प्रेजेंट होने में। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड टू द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और वो सब फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो मदद करते हैं सॉइल को लूजन बनाने में और वो ह्यूमस भी ऐड करते रहते हैं अंदर। You have learned in previous classes that soil contain mineral, water, air and something living organism in addition, dead plant and animals। तो हम पहले की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो सॉइल होता है वो मिनरल को कंटेन करता है, पानी को कंटेन करता है, एयर को और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म एडिशन टू डेड प्लांट एंड एनिमल get decomposed by soil organism. In this way, various nutrition in the dead organism are released back into the soil। तो है जो कि डेड न्यूट्रिशन वो रिलीज होते आते हैं और सॉइल के अंदर वापिस चले जाते हैं। डिच न्यूट्रिशन अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट और वो फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल। तो थोड़ी थोड़ी अगर हम लोग सेंटीमीटर्स में अगर सॉइल को हम लोग ग्रो करें तो वो अच्छा ग्रो करेगा। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। तो हमें पता है कि टर्निंग और लूजनिंग सॉइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लोइंग। तो यहाँ पे हमें और एक डिफाइन मिल चुकी है जो डिफाइन है टीलिंग और प्लोविंग की। तो यानी कि इस प्रोसेस में हमें जो लूजनिंग और टर्न करने की जो सॉइल होता है उसको हम लोग टीलिंग एंड प्लोविंग कह सकते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो, जो कि प्लो की मदद से होता है, जो कि हमें प्लो का पिक मिला हुआ है। प्लो कैसा होता आता है आगे। प्लो आर मेड फ्रॉम आयरन और वुड। तो प्लो दो तरीके के होते हैं, एक तो लकड़े के बने हुए होते हैं और एक लोहे के बने हुए हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है, इट में वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो हमें उसको भी पानी देना पड़ता है प्लोइंग करने से पहले। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम्स। जो कि प्लो की हुई होती है जो फील्ड, उसके अंदर बिग क्लम्प होते हैं। क्लम्प का मतलब है मिट्टी के पत्थर और उसे हम लोग सॉइल के क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स लेवलिंग द फील्ड इन बेनिफिशियल स्पेशल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो हमें ये क्रम्प को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमें फील्ड का जो सॉइल का जो लेवल होता है वो एक तरह से बेनिफिशियल करना होता है, एक लेवल में करना होता है, तो हम लोग उसे अच्छे से पानी दे सके। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, जो कि लेवलिंग ऑफ सॉइल वो हमें लेवलर की मदद से आसानी होती है उसे लेवल मिलाने की। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, और वो हमें मैन्योर को सॉइल के अंदर मिक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोविंग, और जो वो होता है मिक्सचराइज हो जाता है, मॉइस्चराइज हो जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प टू गेट बेटर यील्ड। तो हमें सीड्स को सो करने से पहले हमें ब्रेक करना पड़ता है क्लम्प्स को, मिट्टी के पत्थर को, तो हमें बेटर सी फील्ड मिल सके। इसको हम यील्ड कहते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, जो कि बहुत सारे टूल्स की मदद से होते हैं। द मेन टूल यूज फॉर पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एक टूल है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का, जो कि हमें खेती करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टीलिंग द सॉइल, और ये सदियों से चलता आ रहा है प्लो हमारी सॉइल को टील करने यानी कि लेवल में। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और एडिंग फर्टिलाइजर को हम लोग क्रॉप के अंदर मिक्स करने के लिए भी काम आता है। ऑल्सो ये काम हमें और भी काम आता है, जैसे कि रिमूविंग द सीड्स एंड रिटर्निंग द सॉइल, और हमें बीड्स को निकालने के लिए भी ये काम आता है। दिस इज मेड ऑफ वुडन एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, और ये बना होता है लकड़े का, और ये दो बुल के ऊपर बांधा जाता है, जो कि हमें नीचे फोटो में डिस्क्राइब किया हुआ है। या फिर हॉर्सिस या कैमल, कई और जगहों पे ऐसा भी होता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसार। तो मैं यहाँ पे प्लोसार दिखाया हुआ है, जो कि होता है ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लोसार। तो यहाँ पे हमें प्लोसार भी दिखाया गया है, मेंशन है। बना होता है पेड़ का एक लॉग की मदद से, यानी कि थड़ की मदद से। देयर इज ए हैंडल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड शाफ्ट, और वहाँ पे एक हैंडल होता है उसे शाफ्ट कहते हैं। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, और जो बीम होता है वो बुल्स के नेक के ऊपर बांधा जाता है, जिसकी मदद से हम लोग लेवल कर सके। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, और वन पेयर ऑफ बुल्स की मतलब है दो बुल की मदद, और दो बुल और एक इंसान की मदद से हम लोग आसानी से प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। तो हम सदियों से लकड़ी का ही प्लो चलता आ रहा था, लेकिन आज के समय में उसे रिप्लेस कर दिया गया है लोहे के प्लो की मदद से। अब हम पढ़ने वाले हैं हो, जो कि एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का टूल है।
तो इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड टू रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द लूजनिंग सी सॉइल। तो वो हमें मदद करता है रिमूव करने के लिए सीड्स को, तो जो कि वो मेन क्रॉप का न्यूट्रिशंस ना ले ले। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड और ऑफ वुड और आयरन, और इसके पास बहुत बड़ा रॉड होता है जो कि वुड या फिर आयरन से बना हुआ होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। तो एक बहुत बड़ा बेंट प्लेट ज्वाइंट किया होता है आयरन का उसके एक एंड पे, एंड इट वर्क लाइक अ ब्लेड पुलेड बाय एनिमल्स। और ये एक ब्लेड की तरह काम करता है जो कि एनिमल्स की तरह खींचा जाता है। तो यहाँ पे एक हमें हो का ड्राइंग भी दी हुई है जिसको देख के आप इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हो कि हो कैसा होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरे टूल के बारे में जो कि नाउ डिस्प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। जो कि आज के टाइम पे जो कल्टीवेट करना होता है क्रॉप को वो ट्रैक्टर के चलाने से कल्टीवेटर की मदद से हो जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। जो यूज़ है कल्टीवेटर का वो हमें लेबर यानी कि मजदूर के काम से भी बचाता है, वर्कर हमें नहीं बुलाना पड़ता है, और टाइम भी बचाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं 1.4 सोविंग। सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected by farmer to prefer use, which is preferred by farmer to get high yield. तो सोविंग करने से पहले हमारा मेन काम होता है कि हमें बहुत अच्छे हेल्दी सीड्स मिले, वो जो कि अच्छी क्वालिटी के हो और जो अंदर से खोखले ना हो, बरोबर। सिलेक्शन ऑफ सीड। नाउ डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन। पहली पूछ रही है, कह रही है सीड्स इन ए वेसल एंड पुअर सम वाटर एंड देम। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो मुझे ऐसा लगा, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े से सीड्स क्यों क्यों पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज वू विच सिंक। तो क्या जो सीड पानी में तैर रहे थे वो ज़्यादा हैवियर है या लाइटर है। वाई वुड दे बी लाइटर, और अगर वो लाइटर है तो क्यों है। डैमेज सीड वुड बी बिकम लाइटर एंड इट फ्लोट ऑन वाटर, बराबर। दिस इज ए गुड मैटर। और ये जो मेथड अभी हमने पढ़ी वो बहुत ही अच्छी है सीड को डिस्क्राइब करने के लिए कि अच्छे या लाइटर है अंदर से खोखले। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे जो कि सोविंग सीड्स को हमें मदद करते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो जो टूल यूज होता है ट्रेडिशनली सोविंग सीड्स को शो करने के लिए वो शेप होता है फनल की टाइप का, जो कि हमें यहाँ पे पिक में दिख रहा है कि वो इंसान के हाथ में है। सीड्स को फुलफिल द सीड्स आर फुलफिल इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप हैविंग शार्प एंड। और वो फनल जैसा होता है, वो एंड में 2 or 3 पाइप्स होते हैं जो कि और जगहों पर सीड्स देते रहते हैं नीचे से। दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो जो एंड होता है उसका शार्प पीड्स वो चारों ओर सीड्स को फैलाता है। अब आया है आगे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो आज के टाइम पे हमें सीड ड्रिल जो दिखता है वो ट्रैक्टर्स की मदद से ही काम होता है। शॉर्ट सी यूनिफॉर्मली सो एट इक्वल डिस्टेंस। इसकी मदद से जो सीड होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे शो किए जाते हैं और इक्वल डेप्थ पे। इट इंश्योर दैट सीड कैन कवर इट बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग। और इस सीड्स को हम लोग कवर कर देते हैं सोविंग के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो ये हमें मदद करते हैं कि कोई बर्ड या एनिमल उस सीड्स को ऊपर होगा तो खा ना जाए। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और ये ऑल्सो समय और लेबर को बचाता है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are kept like this? तो बूजो ने एक क्वेश्चन पूछा है कि उसकी स्कूल के पास एक नर्सरी है, प्लांट की जो शॉप होती है उसे नर्सरी कहते हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे बैग्स में वो प्लांट रखे हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों उसने कहा। तो पहले आंसर दे सीड्स आर फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द field manually. Some forest plant and flowering plant also grown in the nursery. Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. जो जितना ज़रूरत है उतना डिस्टेंस हमें प्लांट के बीच में, बहुत ज़्यादा प्लांट के बीच में रखिए तो हमारे लिए अच्छा है। तो इसके से उन्हें सफिशिएंट सनलाइट मिल सकती है, न्यूट्रिशन और पानी मिलेगा। एट टाइम ए फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूवेड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। उस टाइम पे थोड़े प्लांट रिमूव कर दिए जाते हैं ओवरक्राउडिंग की वजह से। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।
The substances which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of plant are called manure fertilizer. तो यहाँ पे हमें manure fertilizer की डिफाइन मिल चुकी है, तो वो डिफाइन है the substance which are added to the soil, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हम लोग सॉइल को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन की जगह पर फॉर द हेल्दी ग्रोथ, अच्छे ग्रोथ के लिए, उसे हम लोग मैन्योर कहते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप, तो सॉइल क्रॉप को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिनरल और प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है. दिस न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सर्टेन एरियाज, और ये सारे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट को सर्टेन एरियाज के अंदर. फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, फार्मर क्रॉप उगाते हैं उसी फील्ड में दूसरा. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो, तो उसकी फील्ड कभी भी खाली नहीं रहती. पहले खरीफ क्रॉप तो उसके बाद रबी क्रॉप, ऐसे उसका चलता ही रहता है काम करने का, प्लांट उगाने का सिस्टम. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द soil poor in nutrition, therefore farmer have add to manure to the field to replenish the soil with nutrition. This process is called manuring. तो बहुत ज़्यादा क्रॉप उगाने के वजह से जो सॉइल होता है वो उसके अंदर न्यूट्रिशंस बहुत कम हो जाते हैं, और फार्मर को उसके अंदर मैन्योर फिर ऐड करना पड़ता है फील्ड को फिर से न्यूट्रिशन से भरा बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योर भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे और एक डिफाइन मिल चुकी है. द प्रोसेस टू गिव मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर हमने दिया होगा तो वो वीक प्लांट बनाएगा. मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन of plant and waste animal. ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. तो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सॉइल को मिलता है प्लांट और एनिमल की डेड होने के बाद. फार्मर डब प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. तो फार्मर जो कि एनिमल के वेस्ट और एक्सक्रेट होते हैं उसे मिक्स कर देता है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशंस मिल सके सॉइल को. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, और जो कि डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है. द डिकम्पोजन मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. जो डिकम्पोजन मैन्योर होता है वो यूज होता है ऑर्गेनिक मैन्योर की जगह पर. तो यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 1.2, तो इसमें दिया गया है टेक मूंग और ग्राम एंड सीड जर्मिनेट देम. तो मूंग और ग्राम के सीड्स लो और उसे जर्मिनेट करो. सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, और 3 ग्लास लो खाली जो कि एक साइज के हो, और उसको लेबल कर दो ए बी और सी. ग्लास ए के अंदर हमें करना है अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल काउडंग. तो हमें जो ए नंबर का ग्लास होता है ए लेबल वाला, उसके अंदर हमें सॉइल और थोड़ा काउडंग डालना है मैन्योर की जगह पे. उसके बाद बी नंबर का जो ग्लास है लेबल वाला, उसके अंदर ए वाले ग्लास की तरह ही सॉइल तो डालना है, लेकिन उसके अंदर लिटिल यूरिया डालना है. और उसके बाद हमें थर्ड जो कि लेबल सी वाला ग्लास है उसके अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ मिट्टी डालनी है, सॉइल डालना है, और उसके बाद उसके अंदर सीड डाल दो. और उसके बाद 7-8 दिन के बाद देखो तो और ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर क्या हुआ. हमें पता चल रहा है यहाँ पे नीचे की फोटो पे कि जो बी नंबर का जो है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा यूरिया सॉइल और वो सब डाला था वो ज़्यादा ग्रो किया है. जो ए नंबर वाला था वो सेकंड है जिसके अंदर हमने थोड़ा काउडंग डाला था, जिसके और सी वाला उसके अंदर बहुत कम प्लांट ग्रो किया क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सॉइल ही हमने डाला था. डिड प्लांट इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस, तो क्या जो इन और सारे ग्लासेस के अंदर जितने भी प्लांट है वो एक स्पीड में ग्रो किए हैं. विच क्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो आपको कौन से क्लास में बहुत अच्छे से ग्रो हुआ प्लांट दिख रहा है. ये कुछ क्वेश्चन है तो वो हमें बात कर लिए. तो पढ़ेंगे फर्टिलाइजर एंड आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. तो पढ़ेंगे फर्टिलाइजर केमिकल से बना हुआ होता है और वो न्यूट्रिशन से प्रोवाइड करता है सॉइल को, लेकिन कैसे वो मैन्योर से डिफरेंट है. फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, जो कि फर्टिलाइजर होता है वो मैन मेड होता है, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा था, जो कि फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है. सब एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके. तो ये कुछ थे फर्टिलाइजर्स. तो एनपीके उसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन पोटासियम फॉस्फोरस पोटासियम. तो लेकिन यहाँ पे तो एनपीके दिया तो यहाँ पे एनपीपी हो रहा है, तो पोटासियम होता है उसको हम लोग कैलियम भी कह सकते हैं. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्पेड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, फार्मर को हेल्प करता है बहुत अच्छे क्रॉप को उगाने को, सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज फर्टिलाइजर का जो होता है तो उसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन कम होने लगते हैं. फर्टिलाइजर है बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. तो फर्टिलाइजर की हमें ग्रो करना हो क्रॉप तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी. देयर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो क्योंकि हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है इसीलिए ज़्यादा पानी डालना ही पड़ेगा. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स. The use of manure improve the soil texture as well as its water retaining capacity.
तो जो मैन्योर का यूज़ है सॉइल के अंदर वो इंप्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छा बनाता है, और वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और जो अगर हमें अपना सॉइल अच्छा रखना, न्यूट्रिशन से भरा हुआ, न्यूट्रिशन रिच, तो हमें क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। तो ये हमें अगर करना हो तो हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। अगर एक का एक क्रॉप उगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगुम्स एज फोडर इन वन सीजन। तो जो नॉर्थर्न साइड के जो जो फार्मर्स थे वो इंडिया के, वो पहले के टाइम पे पानी बहुत प्लांट को चाहिए रहता है। In where I am very careful this year about watering the plant. Last summer my plant dried up and died. तो मुझे ऐसे बताया कि मैंने पानी नहीं दिया था प्लांट को, तो वो डेड हो गया था, ड्राई हो गया था। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल। तो हमें पता है कि जो इरीगेशन की सोर्सेज है वो ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक और डैम्स, कैनाल्स ही है। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है।